स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल जमा हुआ द्वीप। केंद्र द्वीप पर झाड़ियां अब जमी हुई थी। घने पाले ने नाजुक पौधे की सतह को ढक दिया। कुछ तो बर्फ के बाहर से टूट भी गए। आकाश में ऊपर से नीचे देखने पर एक सफेद घेरा द्वीपों के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। रिंग के भीतर का क्षेत्र बर्फीला सफेद हो गया था, जिसमें जमी हुई चट्टानें, पौधे जो बर्फ की मूर्तियों में बदल गए थे और पानी के जमे हुए पिंड शामिल थे। रिंग के अंदर की बर्फ मोटी होगी। पूरा स्थान बर्फ के साम्राज्यों में तब्दील हो रहा था। उसके टॉप पर सफेद घेरा अभी भी आसपास के क्षेत्र में फैल रहा था। द्वीप के किनारे भी धीरे धीरे पाले से ढक गए। द्वीपों पर कुछ पक्षी अब ठंड का सामना नहीं कर सके। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और भागने लगे। पक्षियों को अत्यंत अप्रिय लग रहा था। इन गर्म द्वीपों का पता लगाने में उन्हें काफी समय लग गया। फिर भी आसमान में अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। वे बस सोच रहे थे कि क्या उन्हें आगे दक्षिण की ओर बढ़ना है। हालांकि वे अभी भी अपने पंख फड़फड़ा ही रहे थे कि तभी एक मजबूत बर्फीली शक्ति उनके ऊपर आ गिरी। उनके शरीर शीघ्र ही अकड़ गए और पाले से ढक गए। अंत में ये छोटे जीव जमी हुई झाड़ियों के साथ एक हो गए। दोनों सफेद ड्राइंग में जमे हुए थे। बर्फ का एलिमेंट, इतना अविश्वसनीय नियंत्रण। नंदिनी को देख रहे वेद ने कहा। बाकियों ने भी लगभग अपना जबड़ा गिरा दिया। द्वीप उनकी कल्पना से कहीं अधिक तेजी से जम रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नंदिनी ने कहा कि वह अकेले ही इसे संभालने के लिए पर्याप्त थी। पानी बर्फ में बदल रहा है। आदर्श और आहन काफी हंगामा मचा रहे हैं। मेरा मानना है कि लगभग 50 स्कारलेट उड़ने वाले डीमन उनका पीछा कर रहे हैं। मिस मेघना ने कहा। वेद ने सिर हिलाया। लड़ाई शुरू होने पर वेद ने जानबूझकर टीम को नंदिनी के करीब रहने के लिए कहा। वे नंदिनी के जितने करीब थे, बर्फ की ऊर्जा उतनी ही मजबूत थी। यह स्कारलेट सोरिंग डीमंस की वाटर एलिमेंट क्षमताओं को काफी हद तक दबा देगा, जिससे मैजिशियनों को आगामी लड़ाई में समुद्री राक्षसों पर बढ़त मिल जाएगी। बाकी लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। वे स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों की चीखें हवा के साथ आ गई। लगभग 5 मीटर लंबा एक लाल रंग का उड़ता हुआ डीमन घोंसले की दिशा से उनके पास आया। इसने मैजिशियनों के अस्तित्व की खोज की थी और बेहद क्रोधित दिख रहा था। सबसे पहले स्कारलेट सोरिंग डीमन अपनी प्रजाति के अलावा किसी को भी अपने द्वीप पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं देंगे। दूसरा, इन लापरवाह मनुष्यों ने उनके गर्म घोंसले को जमा देने का साहस किया। स्कारलेट सोरिंग डीमंस को ठंडा मौसम पसंद नहीं था, खासकर ठंडे तापमान पर। वे गर्म पानी और उष्ण कटिबंधीय समुद्री पौधों को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने हमें ढूंढ लिया, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वेद की कड़क आवाज आई। हम इसका इंतजार कर रहे थे। मुझे 10 विशाल स्कारलेट उड़ने वाले डीमन को लेने की अनुमति दो, अनिकेत ने कहा। अनिकेत के कपड़े हवा के झोंके से बेतहाशा फड़फड़ाने लगे। वह पलक झपकते ही विशाल स्कारलेट उड़ने वाले डीमन के पास पहुंच गया। स्कारलेट सोरिंग डीमन की ताकत को उनके आकार के आधार पर पहचाना जा सकता है। जो 3 से 4 मीटर के बीच थे वे कमजोर थे, हालांकि जो 5 मीटर के थे उन्हें विशाल स्कारलेट सोरिंग डीमन माना जाता था। उनकी त्वचा की मजबूती और पंजों की लंबाई दोनों ही सामान्य स्कारलेट उड़ने वाले राक्षसों की तुलना में अधिक मजबूत थी। अनिकेत स्कारलेट सोरिंग डीमन से मुकाबला करने वाला पहला व्यक्ति था। यह स्पष्ट रूप से उन लोगों की तुलना में उतना आसान नहीं था जिनका उसने पहले सामना किया था। कुछ समय बाद उसने प्राणी को बमुश्किल कुछ नुकसान पहुंचाया था। 5 मीटर लंबा स्कारलेट सोरिंग डीमन बिना रुक के चिल्ला रहा था। यह स्पष्ट अपने साथियों को बुला रहा था। जल्द ही अधिक स्कारलेट उड़ने वाले डीमन उनकी ओर बढ़ रहे थे। ये जीव पूरी तरह से गुस्साए हुए थे। उन्होंने अपना गुस्सा बर्फ पर बहुत जोर से कुचल कर निकाला, उसे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की। प्राणियों के पास एक निश्चित स्तर की बुद्धि होती थी। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि नंदिनी ही उनके द्वीपों की स्थिति को बदलने के लिए जिम्मेदार थी।
वे तुरंत उसकी ओर पागलों की तरह टूट पड़े। नंदिनी मैजिक चलाते समय अपनी रक्षा करने में असमर्थ थी। हालांकि अन्य लोग किसी भी स्कारलेट सोरिंग डीमन को नंदिनी के करीब नहीं आने देंगे। केंद्र में नंदिनी के साथ लड़ाई छिड़क गई। लहर आदर्श और आहन के सिर के ठीक ऊपर थी। हालांकि किसी कारण से उन पर पानी की जगह बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। आहन दौड़ते समय पीछे मुड़े और पाया कि ज्वार कमजोर हो गया था। करीब से देखने पर पता चला कि वह क्षेत्र पहले से ही पाले से ढका हुआ था। समुद्र की सतह पर बर्फ की मोटी परत थी। बर्फीली ऊर्जा ने लुढ़कती लहर की गति को धीमा कर दिया था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें पता चला कि लहर पहले से ही पीछे गिर रही थी। जल्द ही लहर रुक गई, कला के एक टुकड़े की तरह जम गई। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ी तो वह बेहद चमकदार था। क्या क्या यह जम गया? आहन अपने पीछे के दृश्यों को घूरते हुए अविश्वास में डूब गया। विशाल लहर मध्य और घुंघराले बर्फ में जमी हुई थी। वह ठीक उसी समय रुक गया था जब वह उन पर गिरने ही वाला था। न केवल लहरें जमी हुई थी, द्वीपों के बीच का पानी और द्वीप पर मौजूद पौधे सभी सफेद हो गए थे, क्योंकि वे जमे हुए थे और ठंड से ढके हुए थे। गर्म द्वीप जमे हुए समुद्र पर जमे हुए द्वीपों में बदल गया था। क्या तुम्हारी बड़ी गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही पागल नहीं है? आहन हाफते हुए कहने लगा। हाँ, यह काफी पागलपन है। आदर्श ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आइस मैजिक की दक्षता ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। समुद्र का एक बड़ा हिस्सा और कष्टप्रद समुद्री बंदर राक्षस जमे हुए थे। क्या नंदिनी पुनर्जन्म वाली आइस की देवी थी? उसने अकेले ही द्वीपों के बीच का पानी कैसे जमा दिया? समुद्र की सतह पर मौजूद बर्फ ने चारों द्वीपों को एक अकेले बर्फीले द्वीप में जोड़ दिया। स्कारलेट सोरिंग डीमन द्वीपों के बीच में थे, इसलिए उनके लिए समुद्र जल तक पहुंच प्राप्त करना मुश्किल था। आदर्श और आहन का पीछा कर रहे स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों ने अपने नेता के समन को सुन लिया था। उन्होंने उन दोनों का पीछा करना बंद कर दिया और नंदिनी और अन्यों की ओर बढ़ गए। आदर्श और आहन को राहत मिली। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उनका काम खत्म हो गया। जब उन्होंने स्कारलेट उड़ने वाले डीमन को द्वीपों के केंद्र की ओर जाते देखा तो वे चुपचाप उनके पीछे चले गए और प्राणियों को परेशान किया। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपने सीनियर के आदेश का पालन करना होगा। जब हमने उनके साथियों को पीछे से पकड़ लिया तो उन्होंने हमें मारने के लिए पलटने की भी जहमत नहीं उठाई। हे अब उनका शिकार करने की हमारी बारी है। आहन चालाकी से मुस्कुराया। मुझे देखने दो कि क्या मैं उसे पकड़ सकता हूं जो 3 मीटर से अधिक लंबा है। आदर्श स्कारलेट सोरिंग डीमन के समूह के पीछे चला गया और अपने स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करने लगा। स्पेस एलिमेंट का बेसिक स्पिल टेलीकिनेसिस। एक बेसिक स्पिल होने के बावजूद टेलीकिनेसिस एक जटिल क्षमता थी। इसमें महारत हासिल किए बिना आदर्श ज्यादा से ज्यादा एक चम्मच मोड़ सकता था, एक पेंसिल हिला सकता था या अपने लिए एक कप पानी उठा सकता था। लड़ाई झगड़े में यह बिल्कुल बेकार होगा। हालांकि अगर वह इसका उपयोग करने में एक्सपर्ट बन जाता तो वह अपनी इच्छा अनुसार अपने लक्ष्य को भगाने, पकड़ने और उछालने में सक्षम होगा, बिल्कुल वेद की तरह जो उसे अजय बनाता है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। आदर्श अपनी स्पिल का इस्तेमाल करता है। यहां आओ तुम छोटे। आदर्श ने 3 पर नजरें गड़ा दी। मीटर लंबा स्कारलेट उड़ने वाला डीमन, उसकी पुतलियां भयानक चांदी जैसी रोशनी बिखेर रही थी। स्पेस एलिमेंट का उपयोग करने के लिए अत्यधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैजिक करने के लिए स्टार ऑर्बिट को चित्रित करना ही एकमात्र आवश्यकता नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति के साथ अपने लक्ष्य को लॉक लगाना और जगह में हेर फेर करने की जरूरत थी। यह एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया थी जिसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता थी। इसलिए कुछ समय के लिए आदर्श ने कुछ लड़कियों की स्कर्ट को ऊपर उठाने के लिए टेलीकिनेसिस का उपयोग करने की कोशिश की थी। यह आसान लग सकता है क्योंकि काम करने के लिए थोड़ी सी हवा पर्याप्त थी, लेकिन अदृश्य पंजे का उपयोग करना और स्कर्ट को इतनी ऊंचाई तक उठाने के लिए कि केवल वह ही देख सके, एक निश्चित स्तर की कौशल की आवश्यकता होती है। आदर्श वर्तमान में टेलीकिनेसिस इनविजिबल क्लॉ का उपयोग कर रहा था।
यह तेजी, सटीकता और पकड़ की मजबूती पर अत्यधिक केंद्रित था। आदर्श को सटीकता के साथ कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि पकड़ की ताकत पर्याप्त नहीं थी। जैसा कि आदर्श ने सोचा था, जब उन्होंने टेलीकिनेसिस इनविजिबल क्लॉ डाला तो 3 मीटर लंबा स्कारलेट सोरिंग डीमन जो तेजी से दौड़ रहा था बस कांप उठा। वो ऐसे चलता रहा जैसे उस पर मैजिक का कोई असर ही ना हुआ हो। उसके चेहरे पर उलझन भरी झलक के बावजूद उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वो किसी अदृश्य मकड़ी के जाल में फंस गया है। भाई, यह काम नहीं कर रहा। आहन का लुक अजीब था। मैं अब केवल 50 किलोग्राम वजन ही उठा सकता हूँ। 3 मीटर लंबा स्कारलेट सोरिंग डीमन कम से कम 200 किलोग्राम का है। इसके अलावा वो इतनी अविश्वसनीय गति से दौड़ रहा था। इसे यहाँ वापस खींचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। आदर्श अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर तुमने कोशिश करने की जहमत क्यों उठाई? स्कारलेट उड़ने वाला डीमन भाग रहे हैं, आहन ने नाराजगी में कहा। क्या मैं सिर्फ लगन से अभ्यास नहीं कर रहा था? इसे भूल जाओ। मैं अभी जाऊंगा और उन समुद्री बंदरों को पकड़ूंगा। मैं उन्हें पकड़ने में बहुत अच्छा था। आदर्श ने कहा। कहो, क्या वे स्कारलेट उड़ने वाले डीमन आपकी बड़ी गर्लफ्रेंड की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? क्या तुम निश्चित हो कि आपके पास सी मंकी मॉन्स्टर के साथ बिताने के लिए समय है? आहन ने कहा। कहो, तुम अभी भी क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी करो और मेरे पीछे आओ। हम उन सभी को मार डालेंगे। आहन ने आखिरकार को आदर्श का स्पेस एलिमेंट देखने को मिला। वो अनिश्चित था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। जैसा कि कहा जा रहा है, आहन को पता था कि स्पेस एलिमेंट में महारत हासिल करना सबसे कठिन एलिमेंटों में से एक है। इसके अलावा यह एक ऐसा एलिमेंट था जिसे केवल एडवांस लेवल पर ही अवेक किया जा सकता था, जिसका बेसिक अर्थ यह था कि मैजिशियन केवल इसे अवेक कर सकता था और एक निश्चित स्तर की मानसिक शक्ति के साथ इसका अभ्यास कर सकता था। यदि आदर्श स्पेस एलिमेंट में महारत हासिल करने के लिए बड़ी मात्रा में प्रयास करने को तैयार होता तो बेसिक टेलीकिनेसिस का भी अनगिनत तरीकों से उपयोग किया जा सकता था। यहाँ बहुत ठंड है। आदर्श और आहन टीम के साथ फिर से इकट्ठे होने के लिए आगे बढ़े। हालांकि उन्हें जल्द ही 3 फीट गहरी जगह को जमने का मतलब समझ में आया। 3 फीट गहरी जगह को जमा देना एक कहावत से लिया गया है। वास्तविकता यह है कि एक दिन की ठंड 3 फीट गहरी जगह को जमने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका वही अर्थ है जो इस मुहावरे का है, रोम एक दिन में नहीं बना। पूरी जगह बर्फ से ढकी हुई थी। आसमान में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े उड़ रहे थे। द्वीपों के बीच का पानी पूरी तरह से जम गया था। समुद्र की सतह पर लहरें भी जगह जगह जम गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया है, लेकिन अगले सेकंड में फिर से शुरू हो जाएगा। घोंसले की दिशा से एक जंगली दहाड़ की आवाज आई। हवा का एक लाल झोंका आगे बढ़ा और जमी हुई चीजों को टुकड़ों में तोड़ दिया। आदर्श ने दिशा की ओर देखा और भौहें सिकोड़ ली। स्कारलेट सोरिंग डीमन का ऑरा काफी दुर्जय था। यह स्पष्ट रूप से केवल योद्धा स्तर का प्राणी नहीं था, यह एक कमांडर लेवल का प्राणी है। यह स्कारलेट रेडिंग डीमन है। कोई बहुत दूर से चिल्लाया। स्थिति एक गंदे झगड़ में बदल चुकी थी। बर्फ के द्वीप पर बहुत सारे स्कारलेट उड़ने वाले डीमन राक्षस देखे गए। मेघना ने ही कमांडर लेवल के प्राणी की खोज की थी, क्योंकि वह घोंसले के सबसे करीब थी। मेघना खतरे में है। आहन चीख की ओर दौड़ा। दुर्भाग्य से वह पहले ही अपने मैजिक इक्विपमेंट का उपयोग कर चुका था। उसकी दौड़ने की गति बहुत धीमी थी। आदर्श भी चीख की ओर बढ़ा। उसकी गति बहुत तेज थी। उसने कई बार फ्लाइंग शैडो डाली जब कोई नहीं देख रहा था। लड़की को बचाना ज्यादा जरूरी था। हवा का लाल झोंका तेजी से आ रहा था। मेघना को 4 मीटर से अधिक लंबे 3 स्कारलेट उड़ने वाले राक्षसों ने घेर रखा था। जब उसने हवा का भयंकर झोंका देखा तो उसने स्कारलेट डिमनों के हमले से खुद को बचाने के लिए निर्णायक रूप से अपने मैजिक इक्विपमेंट एक्टिवेट किए। मेघना की चमकदार लकड़ी की ढाल उसके सामने दृढ़ता से खड़ी थी, लेकिन स्कारलेट रेडिंग डीमन बिना किसी हिचकिचाहट के ढाल से टकरा गया। चमकदार लकड़ी की ढाल तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। टक्कर से मेघना उड़कर पीछे गिर गई। मेघना शांत रही जब उसे हवा में उछाला गया और वह बर्फ पर फुर्ती से उतर रही थी।
उसके आधे लंबे बाल थोड़े बिखरे हुए थे। हलचल मच गई और मेघना ने देखा कि उसके बगल में एक आदमी दिखाई दे रहा है। यह वेद था। क्या तुम ठीक हो? वेद ने पूछा। मैं ठीक हूँ। क्या आप इस प्राणी को संभाल सकते हैं? मेघना ने पूछा। मैं कोशिश करूंगा, वेद ने कहा। मेघना ने खुद को धक्का नहीं दिया, वो तुरंत किनारे हट गई। हालांकि स्कारलेट सोरिंग डिमनो का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने उसे तुरंत घेर लिया। उनमें से लगभग 8 थे, प्रत्येक 4 मीटर से अधिक लंबा था। सौभाग्य से आदर्श समय पर बचाव के लिए आया। उसने अपनी प्रचंड लाइटनिंग और भयंकर लपटों से प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया। उसका प्रत्येक स्पिल इतना घातक था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आहन, अपनी डिफेंस स्पिल मुझ पर डालो। वेद ने आहन के आने पर तुरंत उसे बुलाया। क्या आप स्कारलेट रेडिंग डीमन से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं? आहन थोड़ा झिझक रहा था। कमांडर लेवल का प्राणी आसानी से इसके इंटरमीडिएट स्पिलों को तोड़ देगा। मेघना जिस चमकदार लकड़ी की ढाल का उपयोग कर रही थी उसे इंटरमीडिएट मैजिक इक्विपमेंट के लिए शक्ति माना जाता था। फिर भी स्कारलेट रेडिंग डीमन ने एक ही हमले में इसे टुकड़ों में तोड़ दिया था। वेद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी ब्लेसिंग एलिमेंट का अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने सामने विशाल जमे हुए पत्थर को नियंत्रित किया। बोल्डर को जमीन से हटा दिया गया। जैसे ही वह जमीन के ऊपर मंडराया, उस पर लगी बर्फ गिर गई। जैसे ही वेद की पुतलियों में चांदी की चमक फूटी, मंडराता हुआ पत्थर तुरंत अविश्वसनीय गति से स्कारलेट रेडिंग डीमन की ओर बढ़ गया। स्कारलेट रेडिंग डीमन चकमा नहीं दिया। उसने अपने तेज पंजों से उस पत्थर को काट दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्कारलेट रेडिंग डीमन आगे बढ़ा और हवा में उछल गया। इसने बड़ी ताकत से अपनी भुजाओं को बाहर निकालने के लिए अपने मांसल अंगों को हवा में फैलाया और अपने पंजों को वेद के सिर पर निशाना बनाया। इसकी गति अविश्वसनीय थी। यह बस एक लाल रंग के धब्बे में बदल गया जो तुरंत जमीन पर उतरने से पहले कुछ देर के लिए हवा में दिखाई दिया। इसके भयानक पंजों से 10 मीटर लंबी चमक पैदा हुई जो उनके संपर्क में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकती थी। वेद ने पहले से ही चकमा नहीं दिया। जैसे ही स्कारलेट रेडिंग डीमन जमीन पर उतरा, वह स्थान जहां वो खड़ा था धुंधला हो गया। अगले ही सेकंड में वह उस स्थान से गायब हो गया और 50 मीटर दूर एक बर्फ की चट्टान पर दिखाई दिया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।